नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज जो मुद्दा है, आज जो चर्चा का विषय है, इस बात को लेकर कि क्या जो अवैध खनन जिसे आप कहते हैं, बालू खनन कहते हैं, वो एसपी और डीएम साहब की आंखों के सामने हो रहा है, उनकी निगरानी में हो रहा है, या फिर उन्हें मालूम है लेकिन खनन रुक नहीं रहा। लेकिन आज विधानसभा की कार्यवाही के दौरान खनन मंत्री जनक राम का बयान कई मायनों में इसे थोड़ी क्लैरिटी दे गया, थोड़ा और इसे क्लियर कर गया। पहले वो बयान हम आपको सुनाते हैं और उसके बाद बातचीत करेंगे। पुनः 2021 में पटना, भोजपुर, छपरा, औरंगाबाद, रोहतास के बंदोबस्तधारियों ने 50% बढ़े हुए दर पर काम करने के लिए राजी थे, तब अवैध खनन करने वाले माफियाओं से उन्हें प्रशासनिक सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं की गई? सुरक्षा प्रदान करने ही हेतु आपने देखा होगा, ये पहली बार जिला के जिला कप्तान हो, अंचलाधिकारी हो, खनन के माइनिंग इंस्पेक्टर हो, ये तमाम बड़े बड़े अधिकारियों, और इतना ही नहीं, निगरानी विभाग इकाई द्वारा इसमें सघन जांच चल रही है। जैसे जैसे जांच सामने आ रही है, उनके ऊपर कार्रवाई बड़ी से बड़ी करने की सरकार मादा रखती है। चलिए, प्रशासन की नाक के नीचे चलता है अवैध खनन। ऐसा नहीं है कि मंत्री जी को पता नहीं है, सब कुछ मालूम है। लेकिन इसके पहले भी अगर हम थोड़ा पीछे चलें, तकरीबन 7 से 10 दिन पहले, तो खनन मंत्री जनक राम का जो बयान आया था, उन्होंने कहा था कि कई सफेदपोश इस कारोबार में लिप्त है, अवैध धंधे में लिप्त है, अवैध खनन से जुड़े हुए हैं। अपने अधिकारियों पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। खनन विभाग के कई अधिकारी इसमें शामिल है, ये बात उन्होंने कही थी। उन्होंने यह भी कहा था विभागीय जांच पर, विभागीय जो स्तर पर जो जांच होगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा सत्र के बाद उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिनों तक रोहतास के खनन क्षेत्र के दौरे पर रहूंगा, खुद बालू घाट में बैठूंगा, फिर देखता हूं कि कौन अवैध खनन करता है और 14 चक्का ट्रकों पर बालू ढोता है। ये बातें तकरीबन 7 से 10 दिनों पहले की, यानी कि पुरानी आपको लगेंगी। लेकिन आज एक बार फिर इसे तब बल मिलता है जब खनन मंत्री ने कहा कि हम जागरूक हैं और इस पर एक्शन होगा। कैसे कैसे खेल शुरू हुआ इस पूरे बालू खनन का, यह हम आपको लिखकर पढ़कर बता रहे हैं कि कैसे कंपनियां इसमें धीरे धीरे, जो बड़ी कंपनियां थी, उन्होंने अपना हाथ खड़ा कर लिया कि भाई हमसे काम नहीं होगा। और सरेंडर करने के बाद सरकार को कितने राजस्व का चूना लगा, और सरकार को जब राजस्व का चूना लगा, उसके बाद सरकार ने कुछ नियमावली सामने पेश की, कैबिनेट की बैठक हुई, कड़े नियम बनाए गए, जब्ती कानून बनाए गए। बावजूद इसके जो खनन का कार्य है वो रुक नहीं रहा। एक डॉटसन कंपनी थी, उसने सरेंडर किया था, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि आखिर इस कंपनी ने हाथ खड़े क्यों कर दिए, और 7 साल लगातार काम करने के बाद डॉटसन ने सरेंडर किया, तो आखिर क्या, क्यों किया, किस दबिश के कारण किया, किनका दबाव था। सरकार ने एक्शन लिया, 2 बड़े अधिकारी नाप दिए गए, एसपी स्तर के अधिकारी नाप दिए गए, इसमें डीटीओ नाप दिए गए। लेकिन क्या इसके बाद खनन का जो कार्य है वो बंद हो गया? शायद नहीं। तो अब तक की जो कार्रवाई है उसकी पूरी रिपोर्ट चलाने के बाद हम जो आपको दिखा रहे हैं, अब तक की जो कार्रवाइयां हुई हैं, ये एक एक कर आप जरा ध्यान से पढ़िएगा। सरकार ने कार्रवाइयां की हैं, एक्शन में सरकार है। बालू माफियाओं पर शिकंजा कसने की कहीं कोई कोर कसर नहीं सरकार छोड़ रही। लेकिन सवाल अभी भी मौजूद है, उसी जगह पर है कि भाई एसपी और डीएम साहब क्या कर रहे हैं उस इलाके के जहां पर खनन बदस्तूर जारी है, जहां गाड़ियां अभी भी लगती हैं। यह पता होते हुए कि अगर गाड़ियां जब्त हो जाएंगी तो 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे उसे छुड़ाने के लिए, और मामला चलेगा वो अलग। बावजूद इसके कोई भी जो माफिया है, बालू माफिया, वो सुधरने को, समझने को तैयार नहीं है। चलिए, हमारे साथ जो मेहमानों की पूरी टीम है, जरा उनसे बात करते हैं। आनंद शंकर विधायक कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आनंद शंकर जी। मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रेम रंजन पटेल जी प्रवक्ता बीजेपी से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अभिषेक झा हैं प्रवक्ता स्टूडियो से हमारे साथ। जनक राम खनन मंत्री बिहार, उनसे भी हम बात करेंगे, हालांकि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करेंगे। जरा हमें बताइए अभिषेक कि जो खनन का कार्य है, बार बार हम ये नहीं कहते कि सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार का शिकंजा कमजोर पड़ गया, सरकार बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन एक जो मन के अंदर डर उन माफियाओं के भीतर होना चाहिए, यह कसक अभी भी बरकरार है। विवेक जी, लगातार छापेमारी जारी है,
कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तार हो रहे हैं लोग। आप जाकर वहां देख सकते हैं कि पहले अगर कहीं कोई दिखाई भी पड़ता था तो अब लोग दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से दबिश है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट तरीके से कहा है कि इसमें कोई भी संलिप्त होगा, बड़े से बड़े स्तर का पदाधिकारी हो, कोई भी इंसान हो, उस पर कार्रवाई होगी। हमारे माननीय खनन मंत्री ने मीडिया के लोगों से मुखातिब होते हुए तो कहा ही है, आज विधानसभा के अंदर भी उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि सरकार की स्ट्रैटेजी क्या है, ताकि किसी कीमत पर, और ये सरकार का पैसा है ना, और सरकार का पैसा मतलब जनता का पैसा, बिहार की सरकार को अगर राजस्व का नुकसान हो रहा है किसी की वजह से तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जो भी अधिकारी थोड़े शिथिल पड़ेंगे उस इलाके में, जो काम नहीं कर पाएंगे, उनको वहां से पहले भी हटाया गया है, आगे भी हटाया जाएगा। हमारे पास सिर्फ एक विकल्प है कि ऐसे लोगों पर हम कार्रवाई पहले भी कर रहे थे, आगे भी करेंगे, और किसी कीमत पर हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा है कि बिहार की सरकार ने अलग अलग जगहों पर बालू की कीमत क्या होनी चाहिए उसको भी तय कर दिया है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें अलग से है, जो उससे ऊंची कीमत पर बालू बेचेगा उस पर भी कार्रवाई होगी। जब मनु महाराज जी यहां पर थे तब भी कार्रवाई हुआ करती थी, कई सफेद पोस्ट लोगों का भी, मैं तो नाम नहीं लेना। सफेद पोस्ट से याद आया कि जरा मंत्री जी से क्यों ना बात किया जाए। खनन मंत्री जनक राम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इस पैनल के एक हिस्से के तौर पर। जनक राम जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहस बिहार की चल रहा है ये कार्यक्रम, और इसमें खनन से जुड़े, अवैध खनन से जुड़े मसलों पर बातचीत हो रही है। एक बार जब आज सदन में आपकी जो आवाज है बालू खनन को लेकर जब गूंजी, तो जरूरी ये हुआ कि आपको बुलाया जाए, बातचीत की जाए। जो अवैध बालू खनन है, ओएसपी और डीएम जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या उनकी देखरेख में चल रहा है कि इतने सख्त कानून के बावजूद, कड़ी कार्रवाइयों के बावजूद, नियमावली के बावजूद काम हो रहा है और फल फूल रहे हैं वे लोग जो अवैध धंधे में लगे हैं? सबसे पहले न्यूज 18 के माध्यम से हम बिहार के दर्शकों को आपके माध्यम से हम हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं, और आपको भी, आपके पूरे चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके माध्यम से जिस तरह बिहार प्रदेश में बालू खनन माफियाओं की मन मिजाज काफी आगे बढ़ा हुआ था, लेकिन हमने बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में स्पष्ट रूप से कहना है कि सुशासन की सरकार है, न्याय की सरकार है। सुशासन और न्याय की सरकार में कभी भी कोई बिचौलियों को मनोबल हम बढ़ने नहीं देंगे। आपने देखा होगा कि बिहार सरकार में, और जो दायित्व मेरे कंधे पर दिया गया है बिहार के खान एवं भूतत्व विभाग के जो मंत्रालय, जब से मैं संभाल रहा हूं, मुझे लगता है कि मेरे भी चुनौती थी। पार्टी के निर्णय जो मेरे ऊपर हुआ था, वो निर्णय को हम कभी अटूट और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भी इस बालू खनन में लगे हुए लोग थे, वो अधिकारी हो, प्रशासनिक हो, मेरे विभाग के हो, गैर विभाग के हो, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। उससे हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। जैसे आपने दर्शकों को दिखाया, सरकार का और मंत्रालय का मेरा खास करके मकसद है कि हम बिहार प्रदेश के समस्त नागरिकों, समस्त जनता को बालू उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराएं। दूसरा उपलब्धि हमारी सरकार की और मेरा मंत्रालय का है कि बिहार प्रदेश में अवैध रूप से जो खनन हो रहा था उस पर हमको पूर्णतः रोक लगाए। रोक लगी, उसके बावजूद भी अगर कुछ बिचौलिए नहीं मानते हैं तो कितने कड़ा कानून बनाया गया है। ये जनक राम जी, ये बिचौलिए कौन है? क्योंकि इससे पहले जब आपका एक बयान सामने आया था, उसमें आपने कहा था कि कई सफेद पोश इस कारोबार में हैं। आपने अपने अधिकारियों पर सवाल खड़े किए थे, आपने खनन विभाग के कई अधिकारियों के शामिल होने की बात कही थी। तो इसे जरा क्लियर कीजिए कि वो छोटी मछलियां हैं कि कोई बड़ी मछली है जो मानने को तैयार नहीं है और जाल फाड़ कर निकल जा रही है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, जाल कोई फाड़ के निकलेगा नहीं। वो जाल हमने महाजाल डाला है। उस महाजाल के अंदर आर्थिक अपराध इकाई के माध्यम से आपने देखा होगा कि लगभग 2 दर्जन अधिकारी का नाम सामने आया है और कार्रवाई भी हुई है। रही बात सफेद पोश लोगों को, तो उस पर भी संज्ञान में लिया गया। मुझे लगता है कि समय उसको भी मैं खुलासा करूंगा। और आर्थिक अपराध के मामले से जैसे जैसे नाम मेरे सामने आता है उस पर उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो रही है। तो मेरा मानना है कि इस बालू के खेल में जाल ही नहीं महाजाल डाला गया है। उस महाजाल में सफेद पोश लोग हों, अधिकारी हों, पदाधिकारी हों, कोई भी व्यक्ति है बचने वाला नहीं।
आपने ये भी कहा था कि भाई जो विपक्ष है अगर वो कुछ सुझाव दे या फिर वैसी गुप्त जानकारियां दे तो आप एक्शन लेंगे। तो क्या आपका जो सिस्टम है वो फेल कर चुका है, तभी आप विपक्ष से जानकारियां मांग रहे हैं? नहीं, सिस्टम को फेल नहीं कहा जाए। ये सरकार के यशस्वी बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, ये सरकार जनता के समर्पित सरकार है और जनता के सुझाव लेना मेरा कर्तव्य बनता है। जनता के बीच और नेता जनप्रतिनिधि के बीच पारदर्शिता होनी चाहिए। मैं इस विभाग का मंत्री होने के नाते जनता से स्पष्ट रूप से कहता हूं, पदाधिकारी से कहता हूं, अगर कहीं भी हमारे विभाग से संबंधित आपकी गड़बड़ियां नजर आती है, एक वीडियो बनाइए और वीडियो बना करके मेरे व्हाट्सएप पर कीजिए और तत्काल व्हाट्सएप को मैं जिले के संबंधित अधिकारी हो, डीएम हो या एसपी हो या वहां के अंचलाधिकारी हो, मैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेजता हूं और तत्काल कार्रवाई भी होती है। आपने विपक्ष से मदद मांगी थी, विपक्ष के कई लोग हमारे इस पैनल में मौजूद हैं। मृत्युंजय तिवारी जी हैं, वो भी कुछ सवाल आपसे करना चाहते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, जनक राम जी ये चाहते हैं कि कहीं से कोई क्लिपिंग हाथ लगे तो आप लोग भी चुप मत बैठिए, कुछ कहना है तो मंत्री जी यहीं पर बैठे हैं। नहीं, माननीय मंत्री जी तो जो प्रयास कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, माननीय मंत्री जी तो अभी 6 महीने 7 महीने से माननीय मंत्री जी इस विभाग के बने हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से सत्ता के संरक्षण में और ये पैसा जाता कहां है, ये जो आप दिखा रहे हैं, अब हमको देने की जरूरत नहीं है। लगातार मीडिया में अवैध खनन को लेकर के समाचार सुर्खियों में आते रहते हैं। बालू को लेकर के जिस तरह से सरकार की नीयत में खोट है, सरकार की मनसा ठीक नहीं है। कहां खोट है, कहां मनसा ठीक है, बताइए। जनक राम जी से पूछ लेंगे, यहीं पर बैठे हैं, नहीं हमारे साथ ही बैठे हैं। कहां खोट है, खोट वाली बात बताइए आप। हम आखिर इस जितने प्रयास माननीय मंत्री जी गिना रहे थे, इसके बावजूद ये क्यों नहीं रुक रहा है? इसकी जिम्मेवारी जवाबदेही किसकी है? चलिए ठीक है, आपका सवाल पूरा हुआ। खनन मंत्री जी इसका जवाब देंगे। खनन मंत्री जी, आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता है, काफी पुराने प्रवक्ता है, पुराने नेता हैं। उनका यह कहना है कि कार्रवाइयां अगर हो रही हैं तो फिर कहां से लूपहॉल है, कहां कुछ गड़बड़ी हो जा रही है कि ये चल ही रहा है? आदरणीय मृत्युंजय जी सीनियर नेता है, उनकी पीड़ा को मैं भली भांति समझ सकता हूं। उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए मैं काफी प्रयास कर रहा हूं। उनको बताना चाहता हूं धन्यवाद के साथ साथ कि यही बिहार प्रदेश है, वो सत्ता और पक्ष के लोग हों। जब आरा से पटना और छपरा जाना होता था तो कई घंटों की दूरियां तय करनी पड़ती थी। बालू से लदे हुए अवैध खनन जो है कि आप कह रहे थे, आज कहीं भी बालू से लदे हुए अवैध खनन की गाड़ियां कहीं अता पता नहीं चल रहा है। तो ये समर्थन दिया है मृत्युंजय जी ने और मुझे लगता है कि ये कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो हो रही है, जिसको उन्होंने कहा है कि किसके जेब में अवैध खनन के पैसे जा रहे हैं, तो जैसे जैसे कार्रवाइयां हो रही हैं वो कुछ लोगों को बेचैनियां बढ़ रही है। स्वाभाविक है, जो उनके कारोबार का जो खेल चल रहा था वो उस पर अंकुश लग रहा है तो उनकी बेचैनी स्वाभाविक है बढ़ेगी। उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की सवाल नहीं है। मेरा मानना है कि इसमें कोई भी अगर गलत काम से जुड़ा हुआ था, गलत पैसे की उगाही कर रहा था, तो सरकार का मंशा स्पष्ट है, उसको हम होने नहीं देंगे। अगर सत्ता पक्ष बैठे तो उनसे बात कर लीजिए। आपको जेब चाहिए या पूरा कुर्ता, या फिर कुर्ता पहना हुआ वो व्यक्ति, किसका पता चाहिए, जरा पूछिए। देखिए विवेक जी, जो शासन प्रशासन में होते हैं उनकी जिम्मेवारी और जवाबदेही होती है। हम प्रतिपक्ष में हैं, हमारा जिम्मेवारी जवाबदेही हमारी है कि हम सरकार से ही सवाल करेंगे। आखिर इस शराबबंदी का मामला हो, चाहे तो सरकार से मिल रहा है। जनक राम जी कहां पीछे? जनक राम जी तो दे रहे हैं जवाब आपका। आप सवाल पूछ रहे हैं, जनक राम जी जवाब दे रहे हैं। आदरणीय तो कह रहे हैं कि पूरा कुर्ता नहीं, उस व्यक्ति को ढूंढ के निकालेंगे। इस नकाबपोश, इस सफेदपोश नेता है या कौन है ये? आदरणीय जनक राम जी के बस की बात है ही नहीं। ये लाख प्रयास कर लेंगे। आप इसके पहले 16 वर्षों का इतिहास देख लीजिए इस सरकार का। शराबबंदी कानून में भी चलिए शराबबंदी पर मिल जाएंगे, बालू पर ही रहेंगे।
शराबबंदी पर नहीं जाएंगे। हमारे साथ कई और लोग मेहमान जुड़े हैं। आनंद शंकर विधायक कांग्रेस से हैं, जरा उनसे बात करते हैं। आनंद शंकर जी, इस पूरे सिनेरियो को किस तौर पर देख रहे हैं आप, क्योंकि खनन मंत्री जनक राम जी का अगर ये बयान आया है, और एक बात और भी हम आपको दिलाना चाहेंगे याद, एक खनन मंत्री ने यह भी कहा है कि विधानसभा का जो सत्र है खत्म होने दीजिए, उन इलाकों में खुद डेरा डालेंगे, चौकी लगाकर बैठेंगे और देखेंगे कि कहां से 14 और 16 चक्का की गाड़ियां गुजरती हैं। यह भी उन्होंने कहा है। भरोसा है आपको? देखिए, भरोसे की बात तो हम नहीं कर सकते हैं। भरोसे की बात तो हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं कि ये जो कार्रवाई हुई है वो पहाड़ जितना इनका भ्रष्टाचार है और राई भर का कार्रवाई हुआ है। बात समझिए मेरा, ये कौन से लोग थे जो इस धंधे में लगे हुए थे, अवैध खनन में लगे हुए थे, किसके संरक्षण में चल रहा था ये माफिया राज की बात करते हैं। आज इस बिहार सूबे बिहार में प्रशासनिक पदाधिकारियों का माफिया राज चल रहा है। अगर माफिया कहना है तो प्रशासनिक पदाधिकारियों को कहिए, उनके संरक्षण में ये माफियागिरी चल रही है, चाहे वो बालू का हो, चाहे वो गिट्टी का हो। आज भी आप पता कीजिए कितनी सारी गाड़ियां झारखंड से गिट्टी की आती हैं, ओवरलोडेड आती हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। आप कड़े नियम बनाइए। आपके प्रशासनिक पदाधिकारी जिनको पकड़ना है, जिनको चोरी पकड़नी है, वो खुद चोर बन जाते हैं, तो कहां से बालू और गिट्टी की गाड़ियां रुकेंगी? जयराम जी, सवाल तो यही है, एसपी और डीएम की जानकारी में, प्रशासनिक अधिकारियों की जानकारी में है, लेकिन यहां तो बॉर्डर पार कर जा रहा है पूरा का पूरा ट्रक। वही तो बात मैं बोल रहा हूं। दूसरी बात नहीं, जनक राम जी से इसका जवाब ले लीजिए। रुक जाइए। हाँ, जनक राम जी जवाब दे रहे हैं। जैसे आपने कहा कि वो पहाड़ हो, बालू हो, अन्य प्रदेशों से बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, तो मैं बता दूं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां आने पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ है। और जहां तक सवाल है कि आपके भी कहीं संज्ञान में है, वो सफेद पोश हो या अवैध कारोबार से जुड़े हुए गाड़ी हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, तो आप भी पर्दे के पीछे से मुझे बताने का प्रयास करें। अगर उलूल जुलूल ताली भी आपका और गाली भी आपका, ये नहीं चलेगा। मैं आपको अगर बताऊं वास्तव शब्दों में कि 4 से 5 महीने का उत्तरदायित्व तो मुझे कंधे पर आई है, और जब से मैं संभाल रहा हूं ये पूर्ववर्ती सरकार में जितनी हम 4 महीने में नहीं 1 महीने के अंदर बालू और पत्थर अवैध माफियाओं के कमर तोड़ने के लिए कड़े से कड़ी कानून बना करके उनके कमर तोड़ने का काम हम लोगों ने किया है, जो आपकी पूर्ववर्ती सरकार 15 साल में क्या इतने बड़ी कार्रवाई कभी हुई? अगर नहीं हुई तो नए साथ मंत्री महोदय, मुझे आपको ताकत चाहिए। नहीं, हम लोग ताकत देने का काम करेंगे मंत्री महोदय, लेकिन इस बात को आप समझिए, आपके आए हुए 4 महीने हो गए और आप आदरणीय औरंगाबाद के प्रभारी मंत्री हैं। आपको मीटिंग में मेरे द्वारा याद होगा, डीटीओ के बारे में बताया गया, आपको अवैध बालू के खनन के बारे में बताया गया, आपने कार्रवाई की, इसके लिए आपको साधुवाद है। लेकिन मैं वो कह रहा हूं कि पहाड़ आपने उस मीटिंग में बताया और उस पर एक्शन हो गया, ये कम बड़ी बात है, और ऐसे ही धीरे धीरे काम हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात, अचानक से आप कहेंगे कि रोक लग जाए तो ये जादू की छवि नहीं है, ये जवाब हमारा हम तक पहुंचेगा। प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है प्रेमचंद पटेल जी। प्रेमचंद पटेल जी, ये पूरा जो माहौल अभी चल रहा है उसमें सरकार है तो सरकार से तो सवाल होंगे ही, जवाब भी जनक राम जी को हमने बुलाया, और सबसे बड़ी बात यह है कि खनन मंत्री खुद उपस्थित है यहां पर और सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं। हमें जरा प्रेमचंद पटेल जी बताइए कि जिस मदद की बात की जा रही है, हम उस सिनेरियो पर ज्यादा चोट करना चाहते हैं जहां हमें एक बड़ा लूपहॉल यहां पर दिखता, कमजोर कड़ी दिखती है, वो है सिस्टम जो प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में है। मंत्री जी गाली सुनेंगे, विधायक गाली सुनेंगे, प्रवक्ता गाली सुनेंगे और मौज अधिकारी करेंगे। अभी तक यही हो रहा है। विवेक जी, सबसे पहले तो माननीय मंत्री खनन विभाग जनक राम जी को शाबाशी देना चाहिए कि इन्होंने उन माफियाओं के खिलाफ मजबूत इरादों का जो है से इन्होंने उदाहरण पेश किया है। मजबूत इनका इरादा है, उसी का प्रतिफल है कि आज इतने कम समय में खनन माफियाओं के बीच में हड़कंप मची हुई है। जिस प्रकार से इन्होंने कार्रवाई किया है, यह कोई साधारण बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है। दूसरा कि जो सिस्टम है, उस सिस्टम को भी सुधारने में माननीय मंत्री जी ने कई सारे नियम बनाए हैं, उन नियमों को पालन कराया जा रहा है। निश्चित तौर पे अगर किसी चीज में जंक लगा हुआ है तो उस जंक को छुड़ाना भी जो ऐसे होता है, तुरंत नहीं होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं तो सवाल जी इस बात को लेकर है
कि जो आवाज सिस्टम में उठा रहे जंग वाली बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर वाला सिस्टम था, तो उसमें अगर जंग लग गई तो कहां से थीनर लाएंगे? वो थीनर, वो जो किरोसिन तेल है, थीनर है, वो कैसे साफ होगा? 15 सालों में लगा। इतने बड़े इरादे लेकर कर आप हर माफियाओं पर विपक्ष पर हैं। खुद ही कर रहे हैं कि जंग लगा हुआ है, सिस्टम में जंग लगा हुआ है, कर रहे हैं, इरादों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मंत्री जी ने तो कहा सर कि वो सफेद सत्ता में बैठे रहे थे, या ये कहा जा रहा है पैसा, कोई नहीं बचेगा, कोई जा रहा है, होगा ये बड़े जनता की गाड़ी कमाई के लूटा जा रहा है, जो जिनको हमने कर दिया, सब पर कार्रवाई होगी प्रमाण के साथ। साल में जनकराम जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जरा सुनिए। हाँ ठीक है, प्रेमनंदन पटेल जी हम आपको रोकना चाहेंगे। आनंद शंकर जी 1 मिनट का समय दीजिए। जनकराम जी करेंगे तब न जो है। हाँ जनकराम जी, प्रेमनंदन पटेल जी आपके शासनकाल में जंग लगा, ये लोग में हड़कंप बचा हुआ है, माफियाओं के प्रेमनंदन पटेल जी 1 मिनट का समय दीजिए। माफियाओं को कहीं सत्ता के संरक्षण में ये हो रहा है। मृत्युंजय तिवारी जी 1 मिनट, मृत्युंजय तिवारी जी 1 मिनट। हाँ मंत्री जी को सुनिए जरा। हाँ जनकराम जी। मंत्री जी भी परेशान है सत्ताधारी लोगों से। माननीय नहीं मृत्युंजय बाबू, मैं परेशान नहीं हूँ, ये शोरगुल नहीं है। कोई डिबेट होता है तो जनता के बीच में सार्थक संदेश जाना चाहिए। ये सार्थक संदेश ये होना चाहिए कि हम जो भी बैठे हुए हैं पैनल में, हम सार्थक जब संदेश है और लोगों के बीच में ले जाएंगे। आपने कहा कि किसके जेब में जा रहा है, आपने 23 तारीख को जिस तरह सदन के अंदर जो भी घटनाएं घटी है, वो घटनाओं को लेकर के कई पहलू आई सामने, उसका जांच हो रहा है। कानून सरकार जरूर बनाती है, मेरे विभाग में बहुत कड़े से कड़े कानून का निर्माण किया गया, बनाया गया है। थोड़ा सा आप समय और दे क्या हुआ उससे समय चाहिए, आपका सहयोग भी चाहिए। और अरे मैं दिशांतर वही तो कह रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा और समय चाहिए। किसके जेब में जा रहा है, जिसके जेब में जा रहा है ना, उसकी बेचैनी बढ़ी हुई है। उसी के बेचैनी को लेकर के आप ऐसे सवाल का जवाब सुन लीजिए, तो वो किसके जेब में जा रहा है उसका भी मैं खुलासा करूंगा, और उनके जेब से मैं निकाल करके सरकार के खजाने में डालने का काम करूंगा। थोड़ा सा आर्थिक अपराध इकाई के माध्यम से उसका बिल्कुल उसकी एजेंसी है, घबराना नहीं चाहिए। नाम भी खुलासा होगा, कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, किसके जेब में जा रहा है, कितने दिनों से जा रहा था, उसको मैं जरूर खुलासा करूंगा। और इससे थोड़ा सा घबराहट बढ़ी हुई है, तो घबराहट थोड़ा सा दूर समय लग रहा है, मैं आपके सामने लाऊंगा। कौन लोग लगे थे, क्यों लगे हुए थे, किनके जेब में जा रहा था, जिनके जेब में जा रहा था, लोग पहुंच गए हैं, ये पता चल जाएगा। आनंद शंकर जी जरा आप में आ गए सर। आनंद शंकर जी में बैठा है, ये पहेली मत बुझाइए। आनंद शंकर जी पहेली मत बुझाइए, आप डायरेक्ट बोलिए। अगर सत्ता पे अगर कोई पहुंचा है, नाम बता दीजिए। तो इसी के लिए इन लोगों के बीच में है। नहीं ठीक है, इन लोगों के बीच में इसीलिए है। आनंद शंकर जी अगर आपको पता है, और अगर मंत्री जी बोल रहे हैं कि भाई आप मदद कीजिए, वैसे लोगों का नाम चेहरा बताने के लिए कीजिए ना। अभी मंत्री जी उठा रहे हैं, आज इस डिबेट के माध्यम से आप नाम खुलासा कीजिए, मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको। लेकिन आपने कहा ना शेखर जी कि सत्ता में चले, कौन लोग नजर आने भी तो पता चले। आनंद शंकर जी हमें तो बताइए, उनका पता जी। अरे मंत्री जी कह रहे हैं आ जाएगा, कब आएगा? आर्थिक अपराध इकाई ने सबमिट कर दिया है, आपको क्यों डर लग रहा है? आप पत्रकारिता के लोगों को बचाने के लिए लगे हुए हैं, लोग बचेंगे उसमें, आपके नेता इन्वॉल्व है उसमें, व्यक्ति होगा। आप अपने नेताओं को कुछ कहना चाह रहे हैं, खनन मंत्री को सुनना अभी। हाँ बताया जाए। आनंद शंकर जी, आपने बखूबी आपने बताया, हमने सत्ता का नाम लिया ना विपक्ष का नाम लिया, लेकिन आपने जैसे ही हमने कहा कि जेब से हमने निकालेंगे, तो आपने तुरंत कह दिया कि वो सत्ता में चले गए। आप
आपको मालूम है, तो विपक्ष में भी जो बैठा है इसके कारोबार से जुड़ा हुआ आपको मालूम है। आप मालूम रखे हैं, अच्छी बात है, उसका उजागर हो जाएगा, घबराइएगा। आपको मालूम है, उस पर मैं कार्रवाई कर रहा हूं, आपके सामने आएगा। सर, धन्यवाद। मैं आपके विरोधी होने के नाते आपको जल्द किया जाए, जल्द किया जाए सर। चलिए ठीक है, प्रवक्ता हमारे साथ अभिषेक भी जुड़ेगा। अभिषेक, क्या कहना चाह रहे थे आप? हाँ अभिषेक। विवेक जी, बड़ा ताज्जुब होता है, मुझे लगता है कि विपक्ष के लोगों ने जो गोल है ना वो सेल्फ गोल कर दिया, खुद में ही मार दिया। अभी हमारे बड़े भाई कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि वो लोग सत्ता पक्ष में चले गए हैं। मैं तो इनसे आग्रह करूंगा कि अगर यदि आपको मालूम है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो सत्ता में प्रवेश करके इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हैं, तो आप ही इस टेलीविजन के माध्यम से बिहार की जनता को बता दीजिए ना। आप अगर उनके बारे में बताएंगे, उनके नामों का खुलासा करेंगे, तथ्यों को सामने लाएंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सत्ता पक्ष की तरफ से उन पर कार्रवाई करने में कोई कमी नहीं की जाएगी। माननीय मंत्री महोदय ने साफ साफ कहा है कि सफेद पोश लोग भी अगर इसमें इन्वॉल्व हैं तो उनके जेब से उस पैसे को वापस निकाल के बिहार के खजाने में डाला जाएगा। तो सिर्फ आरोप लगा देना, देखिए हम लोगों के लिए भी आसान था। इनके तो पक्ष के लोगों का एफआईआर में नाम भी है, जो पहले के एफआईआर दर्ज हैं उसमें आरजेडी के कुछ विधायकों, तत्कालीन विधायकों का नाम भी चले गए। सुन लीजिए ना, लेकिन हमने तो जिक्र नहीं किया, वो तो एफआईआर की बात थी। निकालिए एफआईआर और देखिए, सत्ताधारी दल कह देने से बात नहीं होगी तिवारी जी। अगर आपके मन में है तो आप साफ नाम लीजिए। आपको चैलेंज करता हूं, आपको मैं चैलेंज करता हूं, नाम जानते हैं, नाम बताइए। आप चिल्लाते नहीं पड़ेगा, आपके यहाँ लोग हैं। यदि आपको लगता है कि नाम बताइए, सबूत दीजिए। कार्रवाई नहीं होगी तब ना। परेशान तो आप लोग हैं, परेशान तो आप लोग हैं। आपके बेटे हम लोगों ने आपको कर दिया। जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि देखिए चर्चा को बढ़िया तरीके से चलने दीजिए, बिना हो हंगामे के चलने दीजिए, और सभापति की तरह मुझे ऑर्डर ना कहना पड़े, शांत हो जाइए, अपनी सीट पर माननीय बैठ जाइए, तो इसके लिए जरूरी है कि आराम से बातें होती रहे। खनन मंत्री जी के पास एक बार फिर चलते हैं, जरा बात करते हैं। खनन मंत्री जी ने जरा ये बताइए, आपने ये कहा कि सत्र के समाप्ति के बाद आप उन इलाकों में जाएंगे और जाकर के खुद उस तस्वीर को देखेंगे, लेकिन इस निरीक्षण से किस तरीके से इस अवैध खनन पर रोक लगेगी? दूसरा सवाल ये कि हम अगर अधिकारियों पर अभी एक्शन आपने लिया, हर जगह आपकी पीठ थपथपाई जा रही है कि आप इसे कस रहे हैं, हमें जरा ये बताइए कि अभी तक 2 एसपी स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, तो और कितने लोग हैं? इस पूरे नेक्सस में कैसे काम होता है? और जो नए अधिकारी वहां पर गए हैं, उसकी क्या गारंटी है कि जो माफिया है उन्हें अपने उसी सर्कल में नहीं ले लेंगे? सभी प्रवक्ताओं से निवेदन है, भाई रुक जाइए थोड़ा, 2 मिनट के लिए रुक जाइए। एक आखिरी सवाल मंत्री जी से जरा पूछने दीजिए, ठीक है? 1 मिनट। मंत्री जी जरा ये बताइए, आपने तो तिवारी जी, इसके जेब से सरकार ने पैसा निकाला, कितने पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई, मुख्यालय बुला लिया गया, कितनों के जेब से पैसा निकाला? चलिए, चर्चा में थोड़ी शांति रहती तो ज्यादा अच्छा चर्चा होती, लेकिन जितना लबोलवाब ये है कि मंत्री जी को हमने आमंत्रित किया था उन सवालों को लेकर जो हमारे मन में भी पनप रहे थे, और हो सकता है कि आज की जो ये चर्चा है कल की अखबारों में छप जाए कि मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई हम एक्शन लेंगे। लेकिन मंत्री जी हम ये जरूर कहेंगे कि आप उन अधिकारियों पर विशेष नजर रखिएगा, उन डीएम और एसपी साहब को विशेष निर्देश दीजिएगा कि आप कहीं फिर वही काम करने ना लगे कि फिर से एक्शन लेना पड़े। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, मंत्री जी का भी, तमाम प्रवक्ताओं का, विधायकों का जो इस चर्चा में शामिल हुए और इस पूरे खनन, अवैध खनन से जुड़े मसलों पर अपनी अपनी राय रखी, अपनी पार्टी का विचार उन्होंने सामने रखा है। खबरें लगातार जारी हैं।